दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही वर्ष 2021 की जनगणना इसलिए संभव नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 के कारण जनगणना को स्थगित करना पड़ा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना यानी जो वर्ष 2031 में होगी, उसके बाद लोकसभा की सीटों को और निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित किया जाएगा। इसलिए वर्ष 2024 का जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे परिसीमन पर भी लगातार चर्चा हो रही है। आज इन फोकस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा लोकसभा चुनाव 2024 कब और कैसे होगा, परिसीमन। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी जिस खबर के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है वो खबर ये है कि किस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 2026 की सीमा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से तय की गई है कि 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटों को, उनसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित किया जाएगा और सीटों की संख्या का भी पुनर्गठन होगा। इसलिए ये टॉपिक लगातार चर्चा में है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि परिसीमन का वास्तव में अर्थ क्या होता है और इसकी संवैधानिक आवश्यकता क्या है। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे यानी चुनौतियां क्या हैं, इसमें किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण हम दे सकते हैं कि अलग अलग देशों में या किसी संगठन में किस प्रकार से सीटों का निर्धारण होता है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होता है। इस मुद्दे में अगर किसी प्रकार की चुनौतियां हैं तो उसका आदर्श समाधान क्या हो सकता है, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड से जाकर के जोड़ता है जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। साथ ही इस प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इस इनफोकस टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि परिसीमन का क्या अर्थ होता है। परिसीमन का सामान्य अर्थ लगाइए। इसका सामान्य मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों की संख्या का निर्धारण करना। सीटों की संख्या का निर्धारण करने के लिए जरूरी है कि जो हमारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनकी सीमाएं तय करना जरूरी है। तो सीमाएं तय करने की प्रक्रिया का पालन करना और साथ ही जब ये सीमाएं तय हो जाएं, सीटों की संख्या तय हो जाए, तो सदनों में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना। तो प्रमुख रूप से जो हमारी परिसीमन प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है? परिसीमन आयोग के द्वारा की जाती है। अभी हम देखेंगे परिसीमन आयोग के बारे में भी। तो ये क्या करता है? परिसीमन का सामान्य अर्थ क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों की संख्या का निर्धारण, इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना और एससी एसटी के लिए सीटें, जो आरक्षित सीटों का निर्धारण करना। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद, जो भी हमारी जनगणना होती है, उस प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है, संसद द्वारा लाया जाता है, परिसीमन अधिनियम के माध्यम अधिनियम पारित करने के बाद, जो कि प्रत्येक जनगणना के बाद लाया जाएगा, उसके आधार पर एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जो आयोग पूरी परिसीमन प्रक्रिया को पालन करता है, उसका निर्धारण करता है। और अनुच्छेद 170 के तहत जनगणना के बाद जो अधिनियम लाया गया है, यानी जो अधिनियम लाया गया और उसके माध्यम से जो आयोग बनाया गया, इसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा, प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा, लोकसभा क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। इस आयोग की सामान्य संरचना क्या होती है? इस आयोग की सामान्य संरचना ये होती है परिसीमन आयोग की, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सामान्य तौर से उसके क्या होते हैं? उसके मुखिया होते हैं। और साथ ही हमारे देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और किसी भी राज्य में जब परिसीमन होता है तो उस राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उस राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त है, तो मुख्यतः 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। इसकी सामान्य संरचना यह है। इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं और इसके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है, मान लिया जो संसद में रिपोर्ट रखी जाती है, राज्य विधानसभा में रिपोर्ट रखी जाती है, उस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इसके द्वारा लिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, और ये एक प्रकार का वैधानिक निकाय है क्योंकि इसका निर्माण अधिनियम के माध्यम से होता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र का जो मुख्य सिद्धांत है वो एक नागरिक एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर चलता है। इसलिए हमारे देश में जो आजादी के बाद पहली जनगणना हुई 1951 में हुई, फिर 1961 में हुई और फिर 1971 में जनगणना हुई, और इसके आधार पर हमारे यहाँ परिसीमन अधिनियम पारित किए गए, और परिसीमन अधिनियम के आधार पर परिसीमन आयोग बनाए गए। उन्होंने क्या निर्धारित किया कि 1951 में के आधार पर हमारे देश में 494 लोकसभा सीटें, फिर 1961 के बाद जो परिसीमन आयोग आया उसने 522 सीटें, और उसके बाद 1971 के बाद जो परिसीमन आयोग आया उसने 543 सीटें निर्धारित की। उसके बाद क्या हुआ कि अब उस समय भारत में जनसंख्या क्या थी, पहले ये तथ्य देख लेते हैं। जनसंख्या कितनी थी? 1951 में 36.1 करोड़, फिर 1961 में 43.9 करोड़, और फिर 54.8 करोड़ जनसंख्या 1971 में थी। यानी प्रति सीट जो है वो लगभग 7.3 लाख प्रति सीट जो जनसंख्या है, यानी 7.3 लाख जनसंख्या एक सीट पर थी 1951 में। इसके बाद ये जनसंख्या 1961 में बढ़कर 8.4 लाख हुई और 71 में 10.1 लाख हुई। इसके बाद देश के नीति निर्माताओं को ये लगा कि अगर किसी भी राज्य में ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे इस प्रक्रिया का लाभ हो सकता है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया पर थोड़ा विराम लगाया जाना चाहिए, और इसलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया, और 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया, जो आज तक 543 बनी हुई है, ताकि जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य को अतिरिक्त लाभ ना हो। इसको जो निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 की जनगणना के आधार पर सीट निर्धारण, ये वर्ष 2000 तक किया गया था। इसके बाद वर्ष 2001 में एक और संविधान संशोधन लाया गया, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, और इसके माध्यम से जो ये सीमा 2001 की लगाई गई थी इसको 2026 तक कर दिया गया, और ये किया गया कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके बाद ही जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा, और ये अभी तक 543 इसलिए बनी हुई है। अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है, और 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण अभी तक नहीं हो पाई है, वो अभी तक स्थगित है। इसलिए इस परिसीमन की चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि वर्ष 2001 में भी 2000 के बाद एक और परिसीमन आयोग बनाया गया था, जिसने 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का समायोजन किया है, और साथ ही SC/ST सीटों का निर्धारण भी किया है 2001 की जनगणना के आधार पर। लेकिन इसने सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तो इसीलिए लगातार चर्चा में है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या बने हुए? महत्वपूर्ण मुद्दे ये बने हुए हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में कुछ राज्यों की जनसंख्या में तेजी से परिवर्तन हुआ, तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और जिन राज्यों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है उनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। साथ ही कुछ राज्य जनसंख्या में नियंत्रण रख पाए हैं, विशेष तौर से हमारे देश के दक्षिणी राज्य जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसलिए जिन राज्यों ने 1971 के बाद जनसंख्या को ठीक ठाक नियंत्रित किया है, और हमारे देश में सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बढ़ाई जाती है, तो इन राज्यों को उस जनसंख्या के अनुपात में और लोकसभा की सीटों की संख्या के अनुपात में एक नुकसान की स्थिति हो सकती है। इसलिए लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत को आपस में किस तरह से समायोजित किया जाए। अगर सीटों की संख्या 543 ही रखी जाती है
और 543 के आधार पर फिर से सीटों का एक बांटने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 543 सीटें ही रखकर, और पॉपुलेशन 2026 के बाद जो जनगणना होती है उसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में वर्तमान में 80 सीट है और 543 सीटें ही रहने पर जनगणना के अनुपात में इसकी सीटें 91 हो जाएंगी, यानी 11 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से बिहार में 40 से 50 सीट हो सकती है, राजस्थान में 25 से 31 और एमपी में 29 से 33 सीटें हो सकती हैं, 543 सीटें अगर रखी जाती हैं। इसी प्रकार से जो हमारे देश के दक्षिणी राज्य हैं, 543 सीटें रखने पर उनकी सीटें जैसे तमिलनाडु की 39 से 31 हो जाएंगी, आंध्रा की और तेलंगाना की 42 से, आंध्रा और तेलंगाना दोनों की मिलाकर 42 से 34 हो जाएंगी, केरला की 20 से 12 हो जाएंगी और कर्नाटका की 28 से 26 हो जाएंगी। इन्हें आनुपातिक रूप से, निश्चित रूप से इनकी सीटें घट रही हैं, लेकिन आनुपातिक रूप से जो बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और जो जनसंख्या पर नियंत्रण बनाने में सक्षम हुए हैं, इनका जो अंतर है, इस अंतर में बहुत व्यापक बदलाव नहीं आएगा बनिस्बत उसके अगर सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में 2026 के बाद 848 कर दी जाती है, क्योंकि तब ये परिवर्तन बहुत व्यापक है। जैसे 800 यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जैसे यूपी में जो 80 सीटें हैं और अगर लोकसभा की सीटें 848 की जाती है जनसंख्या के अनुपात में, वहां सीटों की संख्या 143 हो सकती है, जो बढ़ोतरी अपने आप में 63 है। इसी तरह से बिहार में 39 सीटें बढ़ सकती हैं, राजस्थान में 25, एमपी में 13, तमिलनाडु में 10 सीटें बढ़ेंगी 848 सीटें होने पर, और आंध्रा तेलंगाना में 12। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक अंतर हमें दिखाई देता है, तो इसलिए ये कंसर्न बना हुआ है। अन्य देशों का भी इसमें उदाहरण लिया जा सकता है कि वे किस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में अपनी सीटों का निर्धारण करते हैं। जैसे यूएसए में जो लोअर हाउस है, हमारे देश की लोकसभा की तरह, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1913 से जो सीटें हैं वो 435 ही निर्धारित रखी गई हैं, भले ही जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई हो। जनसंख्या 1911 में 9.4 करोड़ थी अमेरिका की, जो कि बढ़कर के 2023 में 33.4 करोड़ हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक जनगणना के बाद समान अनुपात की विधि को अपनाया गया है, और समान अनुपात की इस विधि के माध्यम से अधिकांश राज्यों में सीटों की संख्या में कोई बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं आया है। 2020 की जनगणना के अनुसार अमेरिका के 37 राज्य ऐसे हैं जहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनके प्रतिनिधियों की संख्या पहले के समान बनी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विधि है। उसी प्रकार से ईयू का उदाहरण ले सकते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन का उदाहरण ले सकते हैं, जहां यूरोपियन यूनियन की संसद में, जो कि 27 देशों का एक संगठन है, 720 सदस्य हैं, इन्होंने रिग्रेसिव प्रोपोर्शनेट का सिद्धांत अपनाया है, यानी अधोगामी अनुपात का सिद्धांत अपनाया है। अधोगामी अनुपात का सिद्धांत क्या है कि अगर किसी स्टेट की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसका जो प्रतिनिधित्व है, उसकी जो सीटों का अनुपात है, वो जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में सीटें नहीं बढ़ेंगी। जैसे आप उदाहरण देखिए कि डेनमार्क की जो जनसंख्या है वो 60 लाख है और इसको यूरोपियन यूनियन में 15 सीटें प्राप्त हैं, प्रति सदस्य 4 लाख का प्रतिनिधित्व इसे प्राप्त है। जर्मनी की जो जनसंख्या है वो 8.3 करोड़ है। देखिए ये अपने आप में कई गुना, 10 गुने से भी ज्यादा है। इसको ईयू में 96 सीटें प्राप्त हैं, लेकिन प्रति सदस्य जो इसका प्रतिनिधित्व है वो 8.6 लाख ही है, यानी लगभग 2 गुने की स्थिति यहां हमें प्राप्त होती है। तो उस अनुपात में रिग्रेसिव प्रोपोर्शनेट का मतलब यही है कि जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी जनसंख्या बढ़ने पर आपको एक तरह से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब हम देख सकते हैं कि जो इस समस्या बनी हुई है हमारे देश में कि कई राज्यों को जनसंख्या बढ़ने पर लोकसभा में सीटें बढ़ सकती हैं, और वहीं कई राज्यों को जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का नुकसान हो सकता है। इसको कैसे समायोजित किया जा सकता है, इसका एक आदर्श समाधान क्या हो सकता है? तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक आवश्यकता हमारे देश की यह भी है कि सभी लोगों का सही तरह से प्रतिनिधित्व हो, तो उसके हिसाब से सीटें भी बढ़ें, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सही तरह से पालन हो, और वहीं कई राज्यों को नुकसान भी ना हो जनसंख्या नियंत्रण का, यानी संघीय सिद्धांतों में
और लोकतंत्र में किसी प्रकार का टकराव की स्थिति पैदा न हो। क्योंकि अब इसका समाधान कैसे हो सकता है? जैसे हमारे देश में संसद सदस्यों का जो मुख्य कार्य है वो संघीय सूची के विषयों पर कानून निर्माण का है। संघीय सूची में आप जानते हैं हमारे देश की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई गई है। तो संघीय सूची पर मुख्य रूप से कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। किस तरह के मामले हैं? रक्षा मामले, रेलवे के मामले, विदेश मामले, कराधान के मामले। तो इन पे संसद सदस्य ही कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार की योजना को ये प्रभावित करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई भी कानून निर्माण करती है उसको लागू कौन करता है? मुख्य रूप से उसे राज्य सरकारों द्वारा ही लागू किया जाता है। इसलिए माना जाता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 ही रखिए, 543 रखी जा सकती है, क्योंकि मुख्यतः इनका जो काम है वो कानून निर्माण करना है और जो हमारे देश की सरकार है उसकी जवाबदेही को निर्धारित करना है। इससे संघीय सिद्धांत बना रहेगा, किसी भी राज्य को जनसंख्या कम होने या बढ़ने पर रिवॉर्ड की प्राप्ति या पनिशमेंट की स्थिति पैदा नहीं होगी। वहीं पर अगर आप लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आप राज्यों में विधानसभा की सीटों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए किसी भी राज्य को इसके माध्यम से नुकसान नहीं होगा। और साथ ही जो सबसे प्रमुख सुधार है वो प्रमुख सुधार करना चाहिए स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण में। जो स्थानीय निकाय लगातार आम जनता से जुड़े रहते हैं और उनके लिए उनको दिन प्रतिदिन के हिसाब से काम करना होता है, तो स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण करना चाहिए, इनकी शक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए। साथ ही इनको लगातार अधिक से अधिक फंड मुहैया कराना चाहिए ताकि ये अपनी जितनी भी दक्षता का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, और ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार होगा। यही इसमें मुख्य पॉइंट्स हैं। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। प्रश्न क्या है? परिसीमन आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, एक गैर वैधानिक निकाय या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।